है और उसके गुफा में कदम रखते ही गुफा का मौसम एकदम बदल जाता है। आओ महेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। महेश अपने पीछे देखता है तो उसे राजा भानु प्रताप की आत्मा हवा में उड़ती हुई नजर आती है। कई सालों पहले शिकारपुर नाम के राज्य में राजा भानु प्रताप का राज हुआ करता था। भानु प्रताप एक बहुत ही क्रूर और सनकी राजा था। उसे सोने से बहुत प्यार था। उसके महल की दीवारें भी सोने की थी, लेकिन उसके राज्य की प्रजा उसके आगे थर थर कांपती थी। मंत्री जी, इतना कम क्यों है हमारे खजाने में सोना? महाराज, आप पिछली बार जब जंग पर गए थे उसके बाद से खजाने में सोना नहीं आया है। क्या कह रहे हो? हमें अपने खजाने के सोने को बढ़ाना होगा। लेकिन महाराज, राज्य में घोषणा कर दो कि जिसके पास भी जितना सोना है सब महल में जमा करवा दें, और अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसकी जान ले ली जाएगी। ठीक है महाराज। राजा के कहने पर मंत्री राज्य में घोषणा करवा देता है और राजा का नया आदेश सुनकर राज्य के लोगों में चिंता बढ़ जाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा? अब राजा हमारा सोना भी ले जाएगा। माँ, कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं आपको और सुनीति को लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊं, लेकिन राज्य की सीमा पार करने पर वहाँ खड़े सैनिक भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, तू हमारी सुरक्षा के लिए ही राजा की सेना में भर्ती हुआ है। सेना में सैनिक बनना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आए दिन किसी ना किसी निर्दोष को पकड़ना पड़ता है। अब तू ज्यादा मत सोच और ये ले मेरी सोने की पायल। सोचा था अपनी बहू सुनीति को दूंगी, लेकिन अब राजा का ये आदेश। नहीं माँ, हम अपना सोना उसके खजाने में नहीं भेजेंगे। कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे सोने की इस पायल की चिंता नहीं है, मुझे तो हमारी जान की फिक्र है। माँ, ना मैं इस पायल को कहीं जाने दूंगा, ना ही आप लोगों को कुछ होने दूंगा। पर बेटा, कल को राजा ने सबके घरों की तलाशी लेने के लिए कहा तो? मैं सब संभाल लूंगा। आप ये पायल मुझे दे दो। चंदन अपनी माँ की पायल लेकर अपने पास रख लेता है और घर के बाहर आता है। बाहर उसके पड़ोस में रहने वाले कई लोग खड़े थे। बेटा, ये राजा हम पर अत्याचार कम करता है जो उसने हमारे जीवन की सारी कमाई मांग ली है। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग अपना अपना सोना मुझे दे दो, इससे पहले कि राजा के आदमी आकर हमसे सब छीन लें। लेकिन तुम क्या करोगे हमारे सोने का? मैं उसे एक ऐसी जगह छिपा दूंगा जहां से महाराज कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे भी मैंने ये सब सोना अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखा है। मैं आप लोगों के सोने की रक्षा करूंगा। ठीक है, हम सब अपना सोना इकट्ठा करके तुम्हें दे देते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने घर का सोना इकट्ठा करके चंदन को थमा देते हैं और चंदन वो सोना लेकर जंगलों में निकल जाता है। गांव वालों ने इतना भरोसा करके मुझे अपने गहने जेवर रखने के लिए दिए हैं, मुझे इसकी सुरक्षा करनी ही होगी। चलते चलते चंदन एक गुफा के पास पहुंच जाता है। झाड़ियों के बीच ये गुफा काफी अच्छी जगह है ये सब छिपाने के लिए। चंदन गुफा के अंदर जाता है और वहां एक बड़े पत्थर के नीचे
गड्ढा करके सबके गहने वहां रख देता है। बस किसी को इस जगह का पता नहीं लगना चाहिए। गहने रखने के बाद चंदन वापस अपने घर लौट आता है और अगले दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति अपना सोना जमा करने महल नहीं पहुंचता, तो राजा भानु प्रताप के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मंत्री जी, अभी तक कोई भी नहीं आया है। आपने राज्य में घोषणा की भी थी या नहीं? महाराज, मैंने राज्य के कोने कोने में ये बात पहुंचा दी थी, पर पता नहीं फिर भी कोई क्यों नहीं आया। क्या राज्य के लोगों में अब हमारा डर नहीं बचा है? महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपका आदेश काट सके। तो फिर जाइए और पता कीजिए कि आखिर क्या बात है। जी महाराज, हो ना हो इसके पीछे जरूर कोई महल से जुड़ा व्यक्ति ही होगा। आम जनता में इतना दम कहाँ। मंत्री जी तुरंत अपने गुप्तचरों को राज्य में भेज देते हैं और गुप्तचर बहुत जल्द ही सारी बात पता कर मंत्री जी को बता देते हैं। अच्छा, मतलब एक मामूली सा सैनिक ये सब कर रहा है। आप किस बात पर इतना खुश हैं मंत्री जी? महाराज, आपकी सेना का एक सैनिकी हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि चंदन ने सबके गहने छिपाकर कहीं रख दिए हैं। आज राज्य के लोगों ने भरोसा कर उसे गहने दे दिए। कल को आपको भी सिंहासन से हटाया जा सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा महाराज। उस पर नजर रखो और मुझे बताओ कि वो कब उस जगह जाएगा जहां उसने गहने छिपा रखे हैं। उसके लिए महाराज हमें एक घोषणा और करनी पड़ेगी। कैसी घोषणा? महाराज, हमें ये कहना होगा कि अब आपने अपना आदेश वापस ले लिया है और ऐसी बात सुनकर सभी लोग चंदन से अपने अपने गहने वापस मांगेंगे। सही कहा। और जब वो उन गहनों को लेने जाएगा, मैं उसके पीछे जाकर उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। ठीक है महाराज। मंत्री राज्य में नई घोषणा कर देता है, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और चंदन के पास आते हैं। चंदन, अब तुम हमारे गहने वापस कर दो। अब तो राजा ने अपना आदेश वापस ले लिया है। महाराज अपना आदेश वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे कोई तो गड़बड़ लगती है। जरूर इसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल होगी। चंदन लोगों को अपनी बात समझा रहा था, तभी भीड़ के बीच भेष बदलकर खड़ा राजा भानु प्रताप बोला, अगर राजा ने कोई आदेश दिया है तो सोच समझकर ही दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें हमारे गहने देना नहीं चाहते। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आप लोगों के गहने क्यों रखूंगा? तुम क्यों नहीं रखोगे? तुम्हारे पास हम सबका सोना है। तुम किसी भी वक्त राज्य छोड़कर जा सकते हो। हम में से किसी को नहीं पता कि तुमने सोना कहाँ छिपा रखा है। अब हम तुम पर भरोसा कैसे करें? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं अभी जाकर गहने लेकर आता हूँ। क्या पता तुम वहां से ही गायब हो गए तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है। इसे अपने साथ ले जाओ और हमारे गहने वापस लाओ। ठीक है, चल। चंदन भानु प्रताप के साथ ही गहने लेने चला जाता है और गुफा में पहुंचता है। लो देख लो, मैंने यहाँ छिपा रखे हैं गहने। ये जगह मेरे ही राज्य में है और मुझे ही नहीं पता है। तुम्हारे राज्य में मेरी ही सेना में हो और मुझे ही नहीं पहचान पाए। भानु प्रताप, महाराज हूं मैं, समझे तुम? ये सारे गांव वालों के गहने हैं।
आप मुझे उन्हें ये लौटाने दीजिए। लौटाने के लिए थोड़ी ना मैंने आदेश निकाला था। अब ये सोना मेरे खजाने में जाएगा। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को सब कुछ बता दूंगा। उन्हें कुछ बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। इतना कहकर भानु प्रताप अपनी तलवार निकालता है और चंदन की जान ले लेता है। मैं हूँ यहाँ का राजा और ये सारा सोना भी मेरा है। भानु प्रताप हंसने लगता है और पत्थर हटाकर गड्ढे में हाथ डालकर सोना बाहर निकालने लगता है। तभी गहने के बीच में छिपा हुआ सांप उसे डस लेता है। नहीं, मेरा सोना, ये मेरा है। इतना कहते कहते भानु प्रताप की जान भी चली जाती है और कई दिनों तक राजा के ना लौटने पर राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके सभी मंत्री राज्य छोड़कर भाग जाते हैं और सारे सैनिक आजाद हो जाते हैं। इतने साल बीत गए, मेरा बेटा आज तक नहीं लौटा। दादी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू बता, आज जंगल में बकरियां कहाँ तक गई? ज्यादा दूर नहीं दादी, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। ठीक है। महेश चंदन का बेटा था। महेश को जन्म देकर उसकी माँ सुनीति भी चल बसी थी और महेश को पालने की सारी जिम्मेदारी निर्मला के ऊपर आ गई थी। लेकिन महेश अब बड़ा हो चुका था और अपनी दादी का ख्याल रखता था। चल चल चल, हट, हुर्र। अरे जल्दी घर चलो, अब शाम होने वाली है। तुम लोग और कितनी घास खाओगी? महेश अपनी बकरियों को इकट्ठा कर रहा था। सभी बकरियां उसके पास आ गई तो उसने गिनती शुरू की। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 9। अरे विमला कहाँ गई? तुम सब उसे फिर से अकेले छोड़कर लौट आई। महेश अपनी 9 बकरियों को एक पेड़ से बांधकर 10वीं बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। विमला, ओ विमला, जल्दी घर चलो, रात हो रही है। तभी महेश को अपनी बकरी की आवाज सुनाई दी। अरे आवाज तो उस तरफ से आ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। लगता है मेरी विमला किसी जाल में फंस गई है। महेश विमला को ढूंढते हुए थोड़ा आगे आता है और झाड़ियों के पीछे छिपे एक गुफा के पास पहुंचता है। आवाज तो यहीं से आ रही है, पर ये गुफा, ये कब से है यहाँ पर? मेरी बकरी कहाँ पर है? महेश गुफा के अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से उसकी बकरी दौड़ते हुए उसके पास आ गई। अरे तुम यहाँ हो और मैं अंदर जा रहा था। चलो अब जल्दी घर चलो, दादी मुझे लाठी से मारेंगी। महेश अपनी बकरियों के साथ घर आ जाता है। घर में उसकी बूढ़ी दादी निर्मला उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गया था? तुझे कितनी बार कहा समय से घर आ जाया कर। पता भी है जंगल में कितना खतरा होता है। बचपन से जंगल में जा रहा हूँ, मुझे क्या ही होगा। तू नहीं जानता है जंगल में कैसी कैसी घटनाएं हुई है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तो क्या छाँव में हुए हैं दादी? तुझे तो कुछ भी कहना बेकार ही है। जब देखो तब कुछ न कुछ मजाक ही करता रहता है। अब आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ ले, आज मैंने चने का साग बनाया है। अरे वाह, कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। तेरे पिता को भी बहुत पसंद था। दादी,
तुम कभी भी मुझे मेरे माँ बाबूजी के बारे में नहीं बताती हो। आज बताओ ना, वो लोग कैसे थे और कब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तेरी माँ बहुत सुंदर थी, बहुत लंबे बाल थे उसके, और तेरे पिता राजा की सेना में थे। अच्छा, और बताइए ना। अब मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं है बेटा, बूढ़ी हो चुकी हूँ ना। दादी, आप मुझे कभी पूरी बात बताती ही नहीं हो, ऐसे ही टाल देती हो। अब तो चुपचाप खाना खा ले, मुझे ज्यादा परेशान मत कर। महेश खाना खा ही रहा था कि तभी उसका दोस्त राजन वहां आता है। अरे महेश, तू कब तक खाना ही खाता रहेगा? कभी अपने दोस्त के लिए भी तो समय निकाल। हाँ हाँ, अंदर आ जाना तू भी। नहीं नहीं, तू जल्दी से खा ले और बाहर आ। ठीक है, अभी आता हूँ। महेश खाना खाकर घर के बाहर जाने लगता है। तभी उसकी दादी उसे टोकती है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी घर से निकलने तो दो, मैं कहाँ ही जाऊंगा। ठीक है। महेश घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त राजन के पास आ जाता है। बता, क्या बात है? मैंने सब पता कर लिया है। सरपंच ही अनाज में मिलावट करवा रहा है। अच्छा, तो मेरा शक सही था। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छा अनाज वो यहाँ से कहीं बाहर भेज रहा है और हम सबके लिए खराब अनाज देता है। उस सरपंच को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब राजा महाराजा वाला जमाना नहीं रहा जो उसकी मनमानी चलेगी। हाँ, उसके पिता किसी समय में यहाँ के राजा रहे, तो क्या हम सब अब उसके गुलाम थोड़ी ना हैं। तू कल सुबह तैयार रहना। उस सरपंच को गांव से निकालकर बाहर ना फेंक दिया तो मेरा नाम भी महेश नहीं। ठीक है। महेश अपने घर वापस आता है और उसकी दादी कहती है, ये देखो, फिर इस आटे में कीड़े पड़ गए। न जाने कैसा गेहूं उगने लगा है अब। गेहूं नहीं दादी, हमें ही मिलावटी आटा मिल रहा है उस सरपंच से। अरे अरे, ये क्या बोल रहा है तू? हमारे राजा का पोता है सरपंच, अगर उसने सुन लिया तो क्या मेरी गर्दन अलग करेगा? कुछ भी बोलता है तू। चल, अब चुपचाप सो जा। महेश की दादी उसे डांट देती है। महेश चुपचाप सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर सरपंच के गोदाम पर पहुंचता है। सरपंच जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसी बात है? मैं ही तो यहाँ पर लोगों को अनाज देता हूँ और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। मैं सरपंच हूँ यहाँ का। हाँ हाँ, पर फिर भी आपको तो आराम करना चाहिए। सरपंच होकर भी आप हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। अब वो सब मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? जी जी, वैसे मैं भी काम ही ढूंढ रहा था। आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या मुझे? पर तुम तो अपनी बकरियों के सहारे ही घर चला रहे हो ना। तभी तो सरपंच जी, अब कल को मेरी शादी होगी तो केवल बकरियों के सहारे मेरा घर थोड़ी ना चल पाएगा। ठीक है, चलो अंदर आओ। सबको बारी बारी राशन तोल कर देना है। कर लोगे ना ये काम? और हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, तुम देखो और मैं बस अभी आता हूँ। जरूर जरूर। सरपंच महेश को काम सौंपकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद महेश का दोस्त राजन भी वहां आ जाता है। कहाँ रह गया था तू? अरे, वो माँ नहीं आने दे रही थी यहाँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी देख, इसने मिलावटी अनाज कहाँ रखा हुआ है। हाँ हाँ। महेश और राजन मिलकर सरपंच के गोदाम की तलाशी लेने लगते हैं और वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। अरे सरपंच जी,
तुम लोगों को क्या लगा मुझे भरोसा है तुम पर? अपना गोदाम इस तरह तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाऊंगा? तो तुम यहीं थे? हाँ, और मुझे अब पता भी चल गया है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको गलतफहमी हुई है, हम जाते हैं। महेश और राजन तेजी से वहां से निकल जाते हैं। अरे यार, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, अभी जान खतरे में आ जाती। नहीं नहीं, उसके गोदाम में कुछ नहीं है तो फिर पक्का उसने कहीं और छिपा रखा होगा, लेकिन कहाँ? अब वो तो नहीं पता, लेकिन अभी मुझे जाना है बकरियां चराने। ठीक है। महेश अपनी बकरियां लेकर जंगल निकल जाता है और बकरियां घास चरने लगती हैं। ज्यादा दूर मत जाना, तुम लोग समझी या नहीं? महेश अपनी बकरियों को समझा ही रहा था कि तभी एक बकरी भागते हुए गुफा के पास पहुंच जाती है। अरे मना किया था ना, तुम कहीं नहीं जाना, फिर यहाँ क्यों आई? महेश बकरी को पकड़ने लगता है, तभी उसकी नजर वहां पर पड़े गेहूं के दाने पर जाती है। जंगल में गेहूं के दाने? कहीं सरपंच ने अनाज यहाँ तो छिपा नहीं रखा है? महेश गुफा के अंदर जाता है और उसके गुफा में कदम रखते ही गुफा का मौसम एकदम बदल जाता है। आओ महेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। महेश अपने पीछे देखता है तो उसे राजा भानु प्रताप की आत्मा हवा में उड़ती हुई नजर आती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मुझे तो लगा था यहाँ सरपंच ने अनाज छिपा रखा है। नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम चंदन के बेटे हो। तुम मेरे पिता का नाम कैसे जानते हो? मैं ही वो राजा भानु प्रताप हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को अपनी जान देनी पड़ी। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सब समझाता हूँ। भानु प्रताप महेश को सारी बात बताता है और कहता है, मैं उस पत्थर के नीचे दबे हुए सोने की वजह से आज तक यहाँ पर कैद हूँ। अगर तुम उस सोने को गांव वालों को वापस लौटा दो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तुमने मेरे पिता को मारा है, मैं तुम्हें आजाद क्यों करूंगा? मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का मिल जाया करेगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे भी इस गुफा में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता है। तुम ही यहाँ से सोने का सिक्का ले जा पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा गहना किसके घर रखना है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ, ये हार किसके यहाँ देना है? ये मनोहर के घर का है। ठीक है, मैं रात में रखूंगा, क्योंकि दिन में किसी ने मुझे देख लिया तो सबको दाल में कुछ काला लगेगा। जैसा तुम चाहो। भानु प्रताप के कहने पर महेश लोगों के गहने वापस करने लगता है और अब रोज उसे भी एक सोने का सिक्का मिलने लगा था। बेटा, तू आजकल बड़ा आराम करने लगा है। अब तुझे अपने आने वाली पत्नी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करने हैं। नहीं नहीं दादी, मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं दादी, अब तुम अपना जरूरी सामान ले लो। मैंने पक्का घर बनवा लिया है। अब हमें टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। अरे, पर अचानक इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? दादी, तुम ज्यादा मत सोचो और चलो।
महेश अपनी दादी को लेकर दूसरे घर में रहने चला जाता है। वहीं रोज रोज गांव के किसी न किसी व्यक्ति को उसका पुराना सोना वापस मिल रहा था, जिससे सरपंच का रुतबा अब कम होने लगा था। मजदूरों ने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया था। ये सब चल क्या रहा है? रोज कोई ना कोई मेरे यहाँ से काम छोड़कर जा रहा है। अब कोई राशन खरीदने भी नहीं आता। अचानक से सब इतने अमीर कैसे बन गए? सरपंच सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर महेश पर पड़ी। महेश नए कपड़ों में चमक रहा था। ये क्या? इसके कपड़े मेरे से ज्यादा चमक रहे हैं। और ये जा कहाँ रहा है इतनी सुबह सुबह? सरपंच महेश का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वो गुफा तक पहुंच जाता है। महेश आसानी से गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन सरपंच को जोर का झटका लगता है और वो दूर गिर जाता है। ये कैसे हुआ? महेश तो बड़े आराम से अंदर चला गया। मैं क्यों नहीं जा पाया? कहीं ये कोई जादुई गुफा तो नहीं? सरपंच मन ही मन सोच रहा था कि तभी महेश सोने के सिक्के और कुछ गहनों के साथ बाहर आया और उसके हाथ में सोना देखकर सरपंच चौंक उठा। हे भगवान, इतना सोना, वो भी इस गुफा के अंदर से कैसे? मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये जाकर ले आया है। कोई तो बहुत बड़ी बात है। मुझे महेश पर नजर रखनी पड़ेगी। सरपंच महेश के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है और खिड़की पर खड़ा हो जाता है। कहाँ गया था तू? कहीं नहीं दादी, कुछ काम है आपको? तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं दादी। तो फिर ये पोटली छिपा क्यों रहा है? चुपचाप मुझे दिखा, क्या है? अरे दादी सुनो तो। महेश की दादी उससे पोटली छीन लेती है और पोटली से गहने जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब क्या है? ये मेरा नहीं है दादी। तू कहाँ से चोरी करके आया है? अब तू गलत रास्ते पर भी चल पड़ा। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर बता, सच क्या है? महेश अपनी दादी को सारी बातें बताता है और सरपंच भी सब कुछ सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब मेरे दादा भानु प्रताप का है। मुझे कैसे भी करके ये सारा सोना अपने कब्जे में लेना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे महेश का भरोसा जीतना होगा। सरपंच वहाँ से चला जाता है और निर्मला महेश से कहती है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। अरे कोई बात नहीं दादी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ बेटा, लेकिन तू जो काम कर रहा है इसमें तेरे मन का साफ होना बहुत जरूरी है। अपने मन में लालच कभी मत जगने देना। नहीं दादी, गांव वालों के गहने लौटाकर मैं भी इस काम से आजाद हो जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन सरपंच महेश के घर आता है। महेश, अरे आप यहाँ? हाँ, वो आजकल मेरे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं बचा है। क्या तुम काम करोगे मेरे यहाँ? अरे नहीं सरपंच जी, अब तो आप देख ही रहे हो, मुझे काम की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ वो तो है, पर अब मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम कुछ मदद कर सको। मेरी क्या मदद चाहिए आपको? वही बस हिसाब किताब की कुछ बातें, और मैं अपनी कुछ जमीन भी बेचने की सोच रहा था। अच्छा, तो बताओ कौन सी जमीन है, मैं खरीद लूंगा। हाँ हाँ, चलो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो। सरपंच महेश को अपने साथ ले जाता है और महेश से बातें करते हुए उसे अपनी जमीन भी बेच देता है। चलो अच्छा हुआ, तुमने देखते ही जमीन खरीद ली।
हाँ, अब मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अब जब हम इतने अच्छे दोस्त बन ही गए हैं, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इतना पैसा अचानक कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन वादा करो किसी और को कुछ नहीं कहोगे। नहीं नहीं, मैं भला किसी को कुछ क्यों कहूँगा? वैसे ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए, आपके परिवार से जुड़ी है। कौन सी बात? महेश सरपंच को सारी बातें बता देता है और सरपंच मीठी आवाज में कहता है, ये तो तुम मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, मेरे दादाजी की आत्मा को मुक्त कर रहे हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है। तो अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ये सब काम के बदले में तुम्हें मेरे दादाजी एक सिक्का देते हैं। हाँ, ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी मैं जाता हूँ। महेश अपने घर लौट जाता है और सरपंच मन ही मन सोचता है, एक बार मैं सारा सोना इस महल से बाहर निकलवा लूंगा और इसे रास्ते से हटा दूंगा। मेरा हक है उस सोने पर। अगले दिन सरपंच महेश के साथ जंगल जाता है और महेश गुफा के अंदर घुसता है। अभी तो कितना सोना बाकी है। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सबका सोना लौटा दो। हाँ हाँ, आज आपका पोता भी मेरे साथ आया है। और किसको बता दिया है तुमने? और किसी को नहीं पता है, वो आपके परिवार का है। परिवार का है तो क्या हुआ, खून तो मेरा ही है। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, ये लो आज का तुम्हारा सिक्का। भानु प्रताप महेश को सिक्का देता है और महेश सिक्के के साथ कुछ गहने लेकर बाहर निकलता है। गहने देखकर सरपंच की आंखें चमक जाती हैं। जिस दिन ये सारे गहने खत्म हो गए तो तुम्हें सिक्के मिलना भी बंद हो जाएंगे। हाँ शायद। शायद नहीं, मुझे तो लगता है कि ये सच है। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ तो है। ये सब कुछ कब तक रहेगा? तुम बस खर्च करते जाओगे और तुम्हारी कमाई तो कुछ रहेगी नहीं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। बात तो ठीक है तुम्हारी। और सारे गहने लोगों को देने के बाद महाराज की आत्मा भी चली जाएगी, फिर तुम बस बैठे रहोगे। हाँ, तो फिर अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी जीवन भर बैठकर खा सकती हैं। क्या? तुम एक बार में सारे गहने बाहर निकाल लो और जब उनकी आत्मा आजाद हो जाए तुम गहने अपने पास रख लो। समाज सेवा क्यों करनी है तुम्हें? सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। सरपंच की बातें सुनकर महेश के मन में लालच जग जाता है और वो वापस गुफा के अंदर जाता है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि सारे गहने आज ही सबको वापस कर दूं। मैं रोज रोज काम करके थक गया हूँ। ठीक है, पर तुम एक बार में ही सब लेकर जा रहे हो। मैं तुम्हें एक ही सिक्का दे पाऊंगा। हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर ले जाओ और मुझे भी आजाद करो। महेश सारे गहने इकट्ठा करता है और गुफा के बाहर ले आता है। गुफा के बाहर सरपंच खंजर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। ले आए सब कुछ? कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब सब कुछ मुझे दे दो। लेकिन ये सब तो मेरे लिए है, जैसा तुमने कहा था। मैंने कहा था और तुमने मान लिया। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं मेरे पास। ऐसा कहकर सरपंच महेश को भी रास्ते से हटा देता है और उसके सामने जमीन पर गहने पड़े हुए थे। अब ये सब कुछ मेरा है। सरपंच जैसे ही गहनों को हाथ लगाता है, गहने गायब होकर वापस गुफा में आ जाते हैं
और भानु प्रताप हंसने लगता है। एक बार फिर लालच की वजह से मैं आजाद होते होते रह गया। भानु प्रताप उसी गुफा में फंसा रहता है और वो जादुई गुफा इंतजार करने लगती है किसी सच्चे व्यक्ति के दोबारा जन्म लेने